हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था। दादा दादी, चचा और एक छोटी फूफो के अलावा हमारी फैमिली भी थी। अम्मी, अब्बू, मैं और मेरी एक छोटी बहन मरियम जो सेकंड ईयर में पढ़ती थी। हमारा लकड़ी का कारोबार था जिसको अब्बू संभालते थे। चाचा को इस बिज़नेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इन्हें तो किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मर्ज़ी के मालिक और गैर जिम्मेदार किस्म के इंसान थे। किसी का इन पर जोर नहीं चल सकता था। मूड होता तो कोई काम कर लेते, वरना ऐसे ही दर दर घूमते रहते। गैर शादीशुदा थे, इसलिए किसी जिम्मेदारी का ना एहसास था ना ख्याल। दादी समेत अब्बू ने भी काफ़ी कोशिश की कि इनकी शादी करवा कर इनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाए, मगर नाकाम रहे। खानदान वालों को इनकी आदतों का पता था, इसलिए कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं था। जबकि बाहर से जब दादी और अम्मी की कोशिशों से कोई रिश्ता मिलता तो इसमें भी कीड़े निकाल कर मना कर देते थे। दादी इस वजह से चाचा से अक्सर नाराज़ रहती थीं, मगर इन्हें तो किसी की परवाह नहीं थी। मैंने तो अम्मी को कई बार दबे लफ्ज़ों में ये कहते हुए भी सुना कि चाचा अय्याश आदमी हैं, बाज़ारी औरतों के पास जाते हैं, इसलिए शादी नहीं करते। मगर ये बात उन्होंने दादी के सामने कभी भी नहीं कही। मगर ये कहती थीं कि दादा दादी और अब्बू सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं, मगर चाचा को कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए सब खामोश रहते थे। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। चाचा किसी अजनबी औरत को घर ले आए और कहा कि उन्होंने शादी कर ली है, अब ये इनकी बीवी है और यहीं रहेगी। दादा दादी समेत हम सब ने इनकी बीवी यानी चच्ची को कबूल तो कर लिया था, मगर वो अच्छी किसी को भी ना लगी, क्योंकि शक्ल से ही चालाक और तेज़ तरार औरत लग रही थी। सब ने बादल ना ख्वास्ता महज इसलिए इनकी बीवी को कबूल कर लिया कि शायद इस तरह इन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ही एहसास हो जाए और वो सुधर जाएं। और फिर ऐसा ही हुआ। रफ्ता रफ्ता चाचा कुछ जिम्मेदार बनते गए और अब्बू के साथ काम करवाने लगे। इसी तरह चाची भी, जिनको पहले दादा दादी पसंद नहीं करती थीं, आहिस्ता आहिस्ता दादी की चहेती बन गई। उन्होंने अपनी चरब ज़बान से घर के तमाम मर्दों के साथ साथ दादी को भी अपने वश में कर लिया था और घर का कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, जो कि पहले अम्मी के हाथ में था। अब पूरे घर पर चाची का ही राज था, इन्हीं की ही अजारादारी थी। दादी भी चची के गुण गाती थीं। अम्मी की हैसियत घर में ना होने के बराबर रह गई थी। जो पहले अम्मी की सलीका मंदी की तारीफ़ें करते नहीं थकती थीं, अब चच्ची के भड़काने पर अम्मी के हर काम में कीड़े निकाला करती थी। और तो और अब्बू भी चच्ची के ही गुण गाते थे। दादी और चच्ची की हर बात को अहमियत देते, और अगर अम्मी बोले से भी कुछ भी कह देती तो वो इन पर नाराज़ होने लगते। मेरी और मरियम की तो पहले भी छोटे होने की वजह से कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। अगर किसी मामले में बोलने की कोशिश करते तो छोटा कहकर हमें चुप करवा दिया जाता था। और फिर चाची के आने के बाद तो हम बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बनकर रह गए थे। एक बात मैंने चाची की ख़ास तौर पर नोट की थी, जो मुझे बहुत अजीब भी लगी थी। वो ये कि जब भी चची से इनके मेके वालों से मुतल्लक सवाल किया जाता तो वो घबरा सी जाती थी। इनके चेहरे का रंग उड़ जाता था और वो ये बात बदल देती थी। अम्मी का ख्याल था कि या तो चची के घर से भागी हुई है या फिर कोई बाजारी औरत है, क्योंकि एक तो इनकी चाल ढाल और लक्षण शरीफ औरतों वाले नहीं थे, और दूसरा इनसे अक्सर एक औरत मिलने आती थी जिसको वो अपनी कसम बताती थी। ज़र्क पर कपड़ों में मलबूस वो औरत मुझे कुछ मशकूक सी लगा करती थी। क्यों मशकूक लगती थी, ये वजह मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी। बस मेरी छठी हिस्स कहती थी कि ये औरत ठीक नहीं है। मेरी मौजूदगी में जब वो घर पर आती तो बड़े गौर से हमारे बुरे घर का जायज़ा लेती थी। और दूसरा एक चीज़ जो पता नहीं मेरा वहम था या वाकई खतरे की घंटी थी, मैंने इसे कई बार अपनी बहन मरियम की तरफ घूरते पाया था। बहरहाल वो चच्ची की रिश्तेदार थी और घर वालों पर चच्ची की हुकूमत थी, लिहाजा मैं इस घर में तो दाखिला बंद नहीं कर सकता था, लेकिन मरियम को समझा सकता था। मगर वो बेचारी इतनी सादा और भोली थी कि मेरी नसीहतों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी और चच्ची का दिल जीतने के लिए भाग भाग कर इनके बताए हुए काम कर देती थी।
घर का निज़ाम इसी तरह से चल रहा था कि अचानक छोटी फूफो का रिश्ता तय हो गया और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। फूफो की शादी ख़ानदान में ही हो रही थी। हम सब बहुत खुश थे, मगर खुशी के इस मौका पर हम पर यह क़यामत टूट पड़ी। जिस दिन हम मैरिज हॉल में बारात के इस्तकबाल के लिए गए, इस दिन मरियम को शदीद बुखार था। वो घर पर ही रुक गई थी, हमारे साथ ना जा सकी। अम्मी भी इसके साथ रुकना चाहती थी, मगर चच्ची ज़ोर देकर साथ ले गई कि वो बारात का अकेले इस्तकबाल कैसे करेंगी। मेरा जाना भी ज़रूरी था, वरना मैं रुक जाता घर पर मरियम के साथ। खैर, जब पप्पो की रुखसती से हम वापस घर आए तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मरियम घर से गायब थी। हमारे घर में रोना धोना शुरू हो गया था। मातमी फ़ज़ा छा गई थी। मैं और अम्मी गम से निटाल होने के साथ साथ शदीद परेशान थे कि आखिर मरियम घर से गायब हुई कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सही कसर चच्ची ने पूरी कर दी थी। हमारे गम बांटने या दिलजोई करने की बजाय उन्होंने मेरी मासूम बहन के शफाफ किरदार पर दिल खोलकर कीचड़ उछाला। सब खानदान वालों के सामने चिल्लाकर कहती रहीं कि मेरी बहन आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। मज़ीद तकलीफ़ की बात तो ये थी कि चच्ची के इस घटिया इल्ज़ाम पर किसी ने इन्हें कुछ भी ना कहा, बल्कि दादी तो चच्ची की हम ख्याल बन गई और अब्बू बिल्कुल खामोश थे। जबकि चचा और दादा की राय भी दादी की तरह चच्ची जैसी ही थी। सिर्फ मैं और अम्मी ही ऐसे थे जिन्हें यकीन था कि हमारी मरियम ऐसा नहीं कर सकती। यकीनन इसके साथ कुछ हुआ है, इसे किसी ने अगवा किया है। मैं बहुत सोचता रहा, फिर अचानक माइंड में ख्याल आया कि हो सकता है कि कोई मरियम के पीछे पड़ा हो, क्योंकि वो कॉलेज जाती थी। वो कॉलेज जाते वक्त ऐसे वाक़यात बहुत होते हैं। हो सकता है कि मरियम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो और डर के मारे मरियम ने हमसे जिक्र ही ना किया हो। फिर मौका देकर इस शख्स ने मरियम को अगवा कर लिया हो। इस ख्याल ने मेरी रगों में मज़ीद दौड़ाया था। मैंने मरियम के करीबी सहेलियों तक रसाई हासिल करके इन्हें खोजने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसा है जो मेरी बहन के पीछे पड़ा हो और फिर मौका देकर ये हरकत कर डाली हो। फिर बहुत कोशिशों के बाद मरियम की करीबी एक सहेली ने से सुनगुन मिली कि एक लड़का ऐसा था जो कुछ अरसे से मरियम के पीछे पड़ा हुआ था। मेरे इसरार पर इसने बड़ी मुश्किलों से लड़के का नाम और एड्रेस ढूंढकर मुझे दिया। मैंने जब तहकीक की तो पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसका कुछ अर्सा पहले रिश्ता आया था और हमने मना कर दिया था। मरियम की सहेली ने यह भी बताया कि इसने इस लड़के को कई बार मरियम के रास्ते में भी खड़े देखा था, मगर इससे मुखातब होते या बोलते हुए कभी नहीं देखा। मैंने इस लड़के के घर जाकर पता किया कि वो कुछ अरसे से घर से ही गायब है। मेरा दिमाग घूमने लगा। अगर वो गायब है तो फिर मरियम को भी यकीनन इसी ने गायब किया होगा। मैं इधर उधर से इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता रहा और इधर घर में अम्मी की रो रो कर हालत ख़राब हो चुकी थी। मरियम को गायब हुए 10 से ज़्यादा दिन हो चुके थे और अब्बू और चचा अपने दौर पर ढूंढ रहे थे। मैं और अम्मी तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना चाहते थे, मगर यहाँ भी हमारी एक ना सुनी और चच्ची ने सबके जहन में फतूर डाल दिया कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने से मज़ीद बदनामी होगी, लिहाजा इसे ढूंढने से क्या फ़ायदा। अगर मिल भी गई तो इस सब के बाद कौन कबूल करेगा इसे। गर्ज के 24 घंटे वो इसी तरह की बातें करती रहती। नतीजा ये निकला कि अब्बू और चचा ने चची की मरियम की भागने वाली बात पर यकीन करते हुए इसे ढूंढने का सिलसिला ही मौकूफ़ कर दिया। बल्कि चचा ने तो ये भी कहते थे कि अगर वो मिल भी गई तो मैं खुद गोली मार दूंगा इसे। दादी और चची उठते बैठते अम्मी और मुझे गली सड़ी सुनाकर मरियम को बदवाएं देती। मैं तो लड़का था, सब्र करता था, मगर अम्मी का एक तो मरियम की जुदाई और दूसरा दादी और चच्ची के गलीज़ इल्ज़ामात सुनकर दिल करता रहता। मगर इन दोनों को अम्मी पर तरस नहीं आता था। क्या चच्ची की बातों में आकर अब्बू ने अम्मी पर गुस्सा करना भी शुरू कर दिया था। इनके दिमाग में भी चाची की इस बात ने यकीन कर लिया था कि मरियम भाग गई है।
इसलिए वो इन्हीं पर चिल्लाते और गुस्सा करते कि तुमने बेटी की सही तरबियत नहीं की, इसलिए वो हमारे मुंह पर कालक मार कर चली गई है। अम्मी रो रो कर कहती कि नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मुझे यकीन है कि वो हरगिज़ बागी नहीं है, बल्कि इसे किसी ने अगवा किया है। चाची सुन लेती तो तंजिया अंदाज में कहती कि हाँ, तुम्हारी बेटी तो हसीना आलम थी ना, जो किसी ने अगवा कर लिया। 1 महीना गुजर चुका था। अब्बू और चचा ने मरियम की तलाश बंद कर दी थी और इसे बोलकर अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गए थे, लेकिन मैंने मरियम की तलाश जारी रखी और बिलाखिर मुझे एक क्लू मिल गया इस लड़के का एक जगह छुपा होने का। मैंने अपने 2 करीबी दोस्तों को साथ लिया और उस जगह पहुंच गया। वो जगह जंगल के करीब एक कच्चा घर था, जहां वो लड़का अजीबोगरीब होलिया अपनाए, गले में मालाएं पहने कोई चिल्ला या वजीफ़ा करने में मसरूफ़ था। हमें देखकर जब इसने भागने की कोशिश की तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मरियम को इसी ने उठाया है। हमने इसे भागने से पहले ही पकड़ लिया और पहले खूब पटाई की। फिर मरियम के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गया कि इसे तो कुछ भी नहीं पता। मेरे दोस्तों की मदद से इसे उठाकर एक दूसरी जगह ले गया। वो एक दोस्त का खाली मकान था। मेरा इरादा था कि यहाँ इसकी अच्छे से मरम्मत करके मरियम के बाले में उलगुलवाऊँगा। मैंने इसे बहुत पीटा, मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी वो अपनी बात पर ना आया। इसे मरियम के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो इसने तस्लीम कर ही लिया था क्योंकि मरियम का पीछा करता था, मगर मरियम को इसने अगवा किया, ये बात मानने के लिए वो हरगिज़ भी तैयार नहीं था। एक और चीज़ जिसने मुझे इस पर शक जारी रखने पर मजबूर किया वो ये थी कि जब मैंने इसे सवाल किया कि उस जंगल वाले इस कच्चे घर में इतने दिनों से क्यों छुपा हुआ है, क्या कर रहा था, तो वो ये बात बता नहीं रहा था। दूसरा, इसने मुझे अपना घर छोड़ने की डिटेल बताई। ये वही डेट थी जिस डेट को मरियम घर से गायब हुई थी। इसके घर वालों ने उस वक़्त मुझसे झूठ बोला था कि वो काफ़ी अरसे से घर से गायब था। ये सारी चीज़ें मुझे इस पर शक करने पर मजबूर कर रही थी। मरियम के बारे में उगलवाने में मैं नाकाम रहा, ताहम इस पर शक बरकरार रखा। अब जबकि मरियम मिल ना जाती, मैं इसे हरगिज़ छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसे वहीं बंद कर दिया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे ढूंढूं अपनी बहन को, जो न जाने कहाँ और किस हाल में थी। मैं सख्त परेशान था कि अम्मी को संभालूं या मरियम को ढूंढूं। कई बार पुलिस स्टेशन जाने का भी इरादा किया, मगर ये सोच कर रुक जाता कि अगर अब्बा को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि पुलिस तक ये बात नहीं जानी चाहिए, वरना नतीजे अच्छे नहीं होंगे। मैं चला भी जाता तो पुलिस के पास, मगर मुझे अपनी परवाह नहीं थी। अब्बा चाहे जो भी करते मेरे साथ, मगर मसला ये था कि उन्होंने अम्मी को छोड़ने की धमकी दी थी, जिसने मुझे मजबूर कर दिया था। इन्हीं दिनों एक और बात मेरे सामने में इल्म में आई कि अब्बा का एक शागिर्द जो इनके पास लकड़ी का काम करता था, इसने मुझे बताया कि मरियम के गायब होने से 2 दिन पहले अब्बा का मुश्ताक गुज्जर से झगड़ा हुआ था लकड़ी के पीछे। मुश्ताक गुज्जर का भी लकड़ी का ही कारोबार था, मगर वो गैर कानूनी काम करता था। जंगल से हुकूमत की लकड़ी चुरा कर अपना कारखाना चला रहा था, जबकि हम लकड़ी खरीदा करते थे। इसके और अब्बा के बीच लकड़ी को लेकर ही उस दिन झगड़ा हुआ था। मुश्ताक गुज्जर ने अब्बा को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। मरियम के बारे में भी अशारतन धमकाया था। ये सुनकर मेरा खून एक बार फिर कनपट्टियों में गर्दिश करने लगा था, मगर मैं मुश्ताक गुज्जर पर हाथ डालने से पहले अब्बा से इस बात की तस्दीक करना चाहता था। इसलिए जब मैंने अब्बा से पूछा तो वो बुरी तरह से मुझ पर बस पड़े कि मुश्ताक गुज्जर का तुम्हारी बहन के मामले में कोई हाथ नहीं, तुम्हारी बहन खुद घर से भागी है। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। मुश्ताक गुज्जर को मैं छोड़ने वाला नहीं था, इसलिए अपने दोस्तों को साथ लिए मैं मुश्ताक गुज्जर के कारखाने पहुंच गया। जब वहां मैंने इससे पूछताछ करने की कोशिश की तो वो मरियम के बारे में गंदी गंदी बातें बकने लगा। मैं बर्दाश्त ना कर सका, लिहाजा मेरा मुश्ताक गुज्जर और इसके आदमियों के साथ हाथापाई हो गई, जिसमें पलड़ा उनका भारी रहा। मैं और मेरे दोस्त बुरी तरह से मार खाकर अस्पताल पहुंच गए। अब्बा ने मुझे कुछ इस तरह से सज़ा दी कि मुझे घर से ही निकाल दिया। एक दोस्त की सिफारिश से मुझे एक ऑफिस में
गुजारे के लिए एक नौकरी मिल गई और साथ में रहायश के लिए कमरा भी। मुझे इस घर में रहने का शौक़ भी नहीं था जहाँ मेरी बहन के लिए सबके दिलों में नफ़रत और ज़ुबान व गलीज़ इल्ज़ामात थे। मुझे और मेरी माँ को ज़हनी तौर पर टार्चर किया जाता। मैं सिर्फ अम्मी के लिए मजबूर था, इनसे मिलने के लिए तड़प रहा था। दिन में अब्बा कारखाने होते थे। मैं 3-4 बार छुपकर अम्मी से मिलने भी गया, मगर हर बार दरवाज़ा खोलने वाली चच्ची ही होती थी, जो मुझे खूब सख्त बातें सुनाकर दरवाजे से ही चलता कर देती थी। मज़ीद दुख की बात यह थी कि दादी को भी मुझ पर और अम्मी पर रहम ना आता और दरवाजे पर खड़ा ही मैं अम्मी से मिलने के लिए तड़पता रहता। कुछ अरसे बाद अचानक दादी का इंतकाल हो गया। दादी के इंतकाल पर भी अब्बा ने मुझे घर में नहीं आने दिया था। दादी के इंतकाल के बाद अम्मी से मिलने में रुकावट सिर्फ चच्ची थी, क्योंकि दादा मजदूर थे और अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, जबकि अब्बा और चचा तो वैसे भी कारखाने में होते थे। मैंने इसका भी हाल निकाल लिया। हाशिर हमारा पड़ोसी था, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल करीब था। वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, 2 सालों से मेरे पास मुफ्त में पढ़ रहा था। इसके ज़िम्मे मैंने ये काम लगा दिया कि जब चची घर से बाहर जाएं तो वो मुझे इन्फॉर्म करे। लिहाजा हाशिर ने नज़र रखी हुई थी और वो मुझे बता देता और यूं मैं अम्मी से मिलने के लिए पहुंच जाता। चूँकि अम्मी चारपाई की होकर रह गई थी, हर बार वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए मरियम का पूछती और मैं इन्हें झूठी उम्मीदें और तसल्लियाँ देकर वापस आ जाता। ये सच था कि 1 साल गुजरने के बावजूद मेरी तलाश जारी थी, मगर अब तक मरियम के बारे में ज़रा सा भी सुराग नहीं मिला था। जिस लड़के को मैंने मरियम के अगवा के शुबे में उठाया था, कुछ ना हासिल होने की सूरत में 3 माह बाद छोड़ दिया था। मुश्ताक गुज्जर पर भी मतवाज़न नज़र रखी हुई थी और फिर जिस दिन मुझे मालूम हुआ कि चचा और मुश्ताक गुज्जर में बड़ा याराना है, अब्बा से चोरी छुपे चचा इस मुश्ताक गुज्जर से मिलते हैं, तब मेरा शक और भी पुख्ता हो गया था। मेरे जहन में ये शक बैठ गया था कि अगर मुश्ताक ने मरियम को अगवा किया था तो इसमें यकीनन चचा भी शामिल होंगे, क्योंकि वो शुरू से ही बड़े खुद गर्ज और पैसों के मामले में बेहद लालची रहे थे। मैंने चुपचाप चचा और मुश्ताक गुज्जर की निगरानी शुरू कर दी और अपने दोस्तों के भी ज़िम्मे लगाया कि वो इन पर नज़र रखें। बहुत अरसे नज़र रखने के बावजूद कोई ज़रा सा भी क्लू हाथ नहीं लगा तो मैं सख्त मायूस हो गया। इन्हीं दिनों दादा का भी इंतकाल हो गया। मैंने एक बार फिर घर जाने की कोशिश की, मगर अपा पता नहीं क्यों इतने पत्थर दिन बन चुके थे कि उन्होंने मुझे जनाजे में तो शरीक होने दिया, मगर घर के अंदर दाखिल ना होने दिया। मुझे समझ नहीं आती थी कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद अब्बा का दिल मेरी तरफ से नरम क्यों नहीं हो रहा था। वो क्यों इतने संग दिल बने हुए हैं। मेरे और अम्मी के लिए इस सवाल का जवाब बातों बातों में मुझे हाशिर से मिला। इसने कहा कि इसे अपनी अम्मी के ज़रिए पता चला है कि चाचा और चची अब्बा को मेरे ख़िलाफ़ भड़काते हैं कि मैं गलत कामों में मुलविस हूँ और मेरी चाल चलन ठीक नहीं है। लिहाजा वो मुझे अपनी जायदाद से आग करके सब कुछ चचा के नाम कर दें। अगरचा मुझे जायदाद को कोई लालच नहीं था, मगर चचा जी की खुदगर्जी और अब्बा की बेहसी का दुख ज़रूर था। दिन इसी तरह गुजरते रहे थे। एक दिन अचानक हाशिर के ज़रिए अम्मी के वफ़ात का पता चला। बिलाखिर मरियम के लापता होने के पूरे 4 साल बाद अम्मी की आस और उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया और वो मरियम को देखने की हसरत दिल में लिए इस जहाँ फ़ानी से कूच कर गई। मैं दाढ़े मार मार कर रोता रहा। अब्बा की संग दिली इस बार इतनी अरूज पर थी कि मेरी 1000 मिन्नतों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अम्मा का चेहरा ना देखने दिया। मैं अब भी इनकी कब्र पर जाकर रोता रहता। इनकी कब्र पर हाथ रख कर मैंने कसम खाई कि मरियम का पता तो मैं लगा कर ही रहूँगा, चाहे ज़िंदा या मुर्दा, और इससे पहले मैं इनकी कब्र पर नहीं आऊँगा जब तक मरियम के मुतल्लिक़ मेरे पास कोई ख़बर नहीं होगी। मैंने अहद किया और चला आया। अब मैंने पूरे ज़ोर शोर से एक बार फिर मरियम को ढूंढना शुरू कर दिया था। अब तो अम्मी की मजबूरी भी नहीं रही थी। लिहाजा मैं पुलिस स्टेशन चला गया। जब वहाँ के SHO को पता चला कि 4 साल पुराना केस है तो इसने खूब जलील किया मुझे
कि रिपोर्ट लिखवा दी थी तो 4 साल पहले आते। फिर लड़की जिसके साथ गई होगी, अब तो शायद 3-4 बच्चे भी हो गए होंगे इसके। मैं सब्र के घूंट पीकर पुलिस स्टेशन से वापस लौट आया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी और तलाश जारी रखी। सुबह काम पर जाता और छुट्टी के बाद सारा वक्त इधर उधर घूमकर मरियम को ढूंढने की कोशिश करता। दिन इसी तरह पर लगाकर उड़ते गए और बिलाखिर 4 साल मज़ीद गुजर गए। अम्मी के वफ़ात के बाद मैंने दोबारा कभी घर जाने की कोशिश नहीं की। हाशिर से भी कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे अब अब्बा या चचा लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानना था। मुझे ऑफिस की तरफ से दूसरे शहर भेज दिया गया। इनकी दूसरी ब्रांच मैंने खोली थी। मैं नए शहर में आ गया था। चुपचाप मैंने खुद को काम में बिज़ी कर लिया। मेरा रिकॉर्ड बेहतर होने की वजह से मेरी प्रमोशन भी हो गई थी। यहाँ रहने के बाद मैंने मरियम की तलाश छोड़ दी थी, क्योंकि अभी इतने साल गुजरने के बाद मैंने शायद नाउम्मीद हो चुका था। नया ऑफिस राय से ज़रा दूर था, मुझे बस से जाना पड़ता था। एक दिन सुबह मामूल के मुताबिक ऑफिस जाने के लिए मैं बस में बैठा और फिर राय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर था। ऑफिस से पहले बस 3 स्टॉप पर रुकती थी और मेरा स्टॉप आखिर वाला होता था। इस दिन मैं रोज़ की तरह बस स्टॉप पर 10 मिनट के लिए रुकी। मैं खिड़की के साथ बैठा अपने उदास निगाहों से बाहर के मुनाज़र देख रहा था कि एकदम मेरी नज़र एक रुक गई। स्टॉप से थोड़ा दूर काली चादर में लिपटी एक लड़की, जिसने चादर से चेहरे को छुपाया हुआ था, मगर कद काठ जिसामत और चलने का अंदाज हूबहू मरियम जैसा था। साथ में 3-4 छोटे छोटे बच्चे। वो किसी रिक्शे में सवार हो रही थी। सिर्फ एक पल के लिए एक झलक ही देखी थी मैंने इसकी और बस चल पड़ी थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जब तक मैं होश में आकर कंडक्टर से बस रुकवाता, तब तक बस बहुत आगे निकल चुकी थी। लेकिन फिर भी मैं बस से उतरकर फुल स्पीड में इसी स्टॉप पर भागता हुआ पहुंचा था। मुझे कम से कम 10 मिनट लगे थे वहां पहुंचते हुए। तब तक वो रिक्शा जिस पर मरियम जैसी दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी, वहां से जा चुकी थी। मैं पागलों की तरह बस पर खड़े एक आदमी से इस रिक्शे के बारे में पूछ रहा था। किसी ने लाल इल्मी का इज़हार किया तो किसी ने दाएं तरफ इशारा किया तो और किसी ने बाएं तरफ। दाएं बाएं हर तरफ मैं दौड़ा और फिर थक कर सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। आज मरियम को गुम हुए 9 साल होने वाले थे। पहली बार मुझे किसी लड़की पर मरियम होने का गुबार हुआ था और अफसोस कि मैं इस तक पहुंच ही ना सका। अगले कई दिन तक मैं इसी दुख में मुब्तला अपने कमरे में पड़ा रहा। नौकरी पर भी नहीं जा सका था। मैं सोचता रहा कि कहाँ जाकर ढूंढूं। मेरा एक करीबी दोस्त, जो कि शुरू से ही मरियम को ढूंढने में मेरे साथ रहा था, इसे जब मैंने अपनी परेशानी शेयर की तो इसने मशवरा दिया कि जिस जगह मैंने मरियम जैसी इस लड़की को देखा था, मुझे इसी जगह जाकर देखना चाहिए। इसके साथ बच्चे थे। यहाँ तो आसपास कोई मार्केट होगी जहाँ वो शॉपिंग के लिए आई होगी, और मुमकिन है कि वो अक्सर वहाँ आती रहती हो, या फिर कोई बच्चों वाला डॉक्टर या कोई दम दरूद वाला बाबा होगा, क्योंकि इतने बच्चों के साथ कहीं आना जाना आसान नहीं होगा। वहाँ कोई पार्क या पिकनिक पॉइंट नहीं था जिससे ये सोचा जा सकता कि वो लड़की वहाँ बच्चों के साथ एंजॉय करने आई हो। मैंने दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए वहाँ जाकर इधर उधर खोजना शुरू किया, मगर वहाँ तो कोई मार्केट नहीं मिली और ना ही कोई चाइल्ड डॉक्टर या क्लिनिक। और हाँ, एक पीर बाबा का आस्थाना ज़रूर था जहाँ दूर दराज से लोग अपने बच्चों को दम करवाने आते थे। मुझे पक्का यकीन तो नहीं था, मगर एक उम्मीद के सहारे मैंने इस आस्थाने पर आना जाना शुरू कर दिया था। वहाँ काफ़ी औरतें अपने बच्चों को लेकर आई हुई थीं। सबके चेहरों और चाल डाल को गौर से देखते हुए मैं मरियम को ढूंढने की कोशिश करता, और बिलाखिर एक दिन वो हो ही गया जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत और दुआएं कर रहा था। मैं बाबा जी के आस्थाने के बाहर औरतों वाली जगह से थोड़ा दूर बैठा हर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रहा था कि मैंने उसी लड़की को देखा, काली चादर में लिपटी, 2 बच्चों को हाथ पकड़े धीरे धीरे चलती हुई। इसके चेहरे पर चादर थी, मगर न जाने कहाँ से हवा का एक झोंका आया और इसके चेहरे से चादर हट गई। ये सब
देखकर मैं साकत सा रह गया था। वही आंखें, पतला नाक, पतले पतले होंठों वाली वो मरियम थी। हाँ, वो मरियम ही थी। मैं पागलों की तरह इसकी तरफ दौड़ा था। मरियम, मरियम कहकर मैंने जब इसे पुकारा तो इसने फ़ौरन मुड़कर मेरी तरफ देखा। वो बड़ी तेज़ी से वापस पलटी थी। मैं इसके पीछे दौड़ा था, मगर मेरे सामने एक मूंछों वाला हट्टा कट्टा खौफनाक किस्म का आदमी आ गया था, जिसने सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा कि क्या मसला है। जब मैंने कहा कि वो मेरी बहन मरियम है, तो इस आदमी ने मुझ पर गरजते हुए कहा कि वो इसकी बीवी है और इसका नाम मरियम नहीं है। मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो मेरी ही मरियम है। मैं मुसलसल इसे ऊंची आवाज़ में मरियम मरियम पुकार रहा था। मेरी चीखों पुकार पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और वो मोटा मूंछों वाला आदमी मुझे गालियां और धक्के देता मरियम को वहां से लेकर चला गया। मैंने पीछे जाने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया कि वो मूंछों वाला खतरनाक आदमी है, मैं इसके पीछे ना जाऊं वरना वो मुझे मार देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों से खुद को छुड़वाया था और इस रिक्शे के पीछे दौड़ा जिसमें वो मूंछों वाला आदमी मरियम को लेकर जा रहा था। अचानक दौड़ते हुए मुझे ख्याल आया कि अगर मैं इसी तरह दौड़ता रहा तो एक बार फिर मरियम को खो दूंगा। मुझे किसी टैक्सी या रिक्शे में बैठकर चोरी छुपे इस मरियम वाले रिक्शे का पीछा करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो रहती कहाँ है। एक बार जगह का पता चल जाता तो फिर पुलिस को लेकर छापा पड़वा कर मरियम को बाजियाब करवाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लिहाजा मैंने ऐसा ही किया। एक टैक्सी में बैठकर मुनासिब फासला रखते हुए मैंने रिक्शे का पीछा किया और फिर इस बिल्डिंग के करीब पहुंच गया जहां वो आदमी मेरी बहन को लेकर गया था। वहां साइड में छुपकर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा, जिसको मैंने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। इसका बहनोई पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, जिससे इसने मेरे लिए मदद मांगी थी। अब मुझे तब तक वहीं छुपकर इस बिल्डिंग पर नज़र रखनी थी जब तक वहां पुलिस ना पहुंच जाती। और फिर वो हुआ जिसने मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। पुलिस ने जब इस बिल्डिंग पर रेड की तो वो जिस्म फरोशी का अड्डा निकला। मेरी बहन मरियम भी जिस्म फरोश औरतों में शामिल थी जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 5 दिन जेल में गुजारने के बाद मेरे दोस्त के इसी पुलिस वाले बहनोई की मदद से रिहाई मुमकिन हुई और बिलाखिर 9 साल और 9 दिन बाद मेरी बहन मरियम मेरे सामने थी। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा कर सिर्फ रोते ही रहे। बिलाखिर पूछना तो था कि वो जुल्म का शिकार कैसे हुई। जब मरियम की ज़ुबानी इसके मुजरम का पता चला तो गुस्से से मेरा खून खोलने लगा। उसी वक़्त पुलिस को लेकर मैं 5 साल बाद अपने घर में दाखिल हुआ। सिर में अब्बा के साथ बैठे चाचा चच्ची को मैंने बेहद नफ़रत अंगेज़ निगाहों से देखा था। जी हाँ, मरियम का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि चाचा चाची ही थे। चाची की हकीकत भी इतने सालों बाद मुझे मालूम हुई थी कि वो एक तवाइफ थी जिसकी जुल्फ़ों के चचा असीर हुए थे। चाची जिस्म फरोशी से उकता चुकी थी, इसलिए शादी करके घर बसाना चाहती थी। चाचा को उन्होंने शीशे में उतार कर शादी के लिए रजामंद कर लिया था। कोठे वाले मुफ्त में चाची को इनके हवाले करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चाची के बदले 10 लाख रुपए मांगे थे। चाचा को 10 लाख अब्बा के दुश्मन मुश्ताक गुज्जर ने इसी शर्त पर दिए थे कि वो अब्बा के कारोबार में शामिल होकर इनके कारोबार को नुकसान पहुंचाकर मुश्ताक गुज्जर को फ़ायदा पहुंचाएगा। अब्बा चचा की चालाकियों को नहीं समझ पाए थे। अब्बा का सारा कारोबार औने पौने दामों मुश्ताक गुज्जर के पास बिक चुका था। अब अब्बा चचा जी के मोहताज पड़े थे। मरियम को चाची ने ही अगवा करके कोठे वालों के हवाले किया था और चचा भी इस बात से वाकिफ़ थे। चाची पहले तो जुर्म को कबूल करने से इनकार करती रही, फिर जब लेडी पुलिस की मार पड़ी तो सब इतराफ़ कर लिया कि इनकी कोठे वाली शादी के बाद इन्हें चैन से नहीं रहने दे रही थी। इन्हें दोबारा धंधे में आने के लिए ज़ोर दे रही थी और बात ना मानने की सूरत में ससुराल वालों को इनकी असलियत से आगाह करने की धमकी दे रही थी। चाची इस सूरत हाल में परेशान थी, क्योंकि अगर ससुराल वालों यानी दादा दादी और अब्बू को पता चल जाता
तो इनके हक में अच्छा ना होता। वो कंगले चचा के साथ रहने के लिए वो किसी सूरत भी तैयार नहीं थी। कोठे वाले चचा की बहन बेचते थे धमकी देने। वो औरत जो हमारे घर आती थी वो असल में चच्ची की अपनी ही बहन थी। चच्ची की अपनी बहन और माँ जो कि कोठे वाली बाई थी, चाची को दोबारा धंधे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। और फिर चच्ची की बहन की अचानक नज़र मरियम पर पड़ी थी और इसने कोठे पर जाकर भाई को मरियम के मुतल्लिक बताया। तो इन लोगों ने चच्ची से कहा कि अगर वो चाहती है कि ज़िंदगी में सुकून से रहने दिया जाए तो अपने शौहर की भतीजी मरियम को किसी तरह के हवाले कर दे। खुद गर्ज और मकात चच्ची ने अपनी ख्वाहिश भरी ज़िंदगी बचाने के लिए मेरी बहन को बलि चढ़ा दिया। पोपो की शादी वाले दिन चाची की मदद से इन लोगों ने मरियम को अगवा कर लिया और इस शहर से ले आए। यहाँ वो लोग 9 साल से मरियम से धंधा करवा रहे थे। शुरू में भरपूर एहतजाज के बाद बिलाखिर मरियम ने ज़िंदगी से समझौता कर ही लिया था। वो मोटा आदमी जो मरियम के साथ था वो चच्ची का भाई निकला। वो मरियम का शौहर भी नहीं था। 9 साल से वो मरियम का इस्तेमाल कर रहा था। इसी से 5 नाजायज़ बच्चियाँ पैदा हुईं जिनको ज़बरदस्ती जन्म दिलवाया गया ताकि वो इन बच्चों के बड़े होने के बाद इन्हें भी तवाइफें बनाकर दौलत कमा सके। मरियम की कहानी सुनने के बाद मेरा दिल चाहा कि खुद को गोली मार दूं। मेरी बहन 9 साल इतने बुरे हालात से गुजरती रही, 5 नाजायज़ लड़कियों को जन्म दिलवाया और मैं इसे बचा भी ना सका। पूरे 9 साल 10 दिन बाद मैं मरियम को अम्मी की कब्र पर ले गया। अम्मी की कब्र पर 9 साल पहले हाथ रखकर जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया था। पुलिस की तफ्तीश के मनाहिर मुकम्मल होने के बाद चचा चची समेत मरियम के तमाम मुजरमों को सज़ा मिल गई थी। मरियम की बेटियों को भी हमारे वाले कर दिया गया। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। वो मेरी बहन के वजूद का हिस्सा थी, इसलिए मैंने और अब्बा ने खुले दिल से इन्हें अपनाया था। जी हाँ, मैं बताना भूल गया कि अब्बा ने मुझसे और मरियम दोनों से माफ़ी मांगकर हमें गले से लगा लिया था। मरियम को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने में अब्बा और मुझे 5 महीने लगे। फिर 5 माह बाद हमने सादगी से मरियम का निकाह एक शरीफ आदमी से कर दिया। वो शरीफ आदमी जो 9 साल से मरियम से सच्ची मोहब्बत कर रहा था, इसे पाने के लिए वजीफ़ा और चिल्ले काट रहा था। जी बिल्कुल, आप सही समझे। मरियम का शौहर वही था जिसका 9 साल पहले मरियम के शक में मैंने किया था। वो लड़का जो 35 साल का एक मर्द था। वजीफ़े और चिल्ले अब समझ में आए थे जो 9 साल पहले इतनी मार खाने के बावजूद भी नहीं बताया था। इसने मरियम को और इसकी 5 बच्चों को बड़े खुले दिल से कबूल करके इनकी तलीम व तरबियत की जिम्मेदारी ले ली।